Hello guys, welcome back to the YouTube channel. I'm Kanika Chaudhary. I'm here with a next topic of a kingdom Monera. हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात कर ली थी, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की. आज हम बात करेंगे किसकी? एक्टिनोमाइसीट्स की. एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में वैसे तो एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा सा बताया गया है, या हम ये कह सकते हैं सिर्फ जिक्र किया गया है, बट वील लिटिल बिट टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ठीक है, सो गेट रेडी फॉर दैट. एक्टिनोमाइसीट्स, आप डायग्राम भी देख रहे होगे, ठीक है. एक्टिनोमाइसीट्स आपको किस तरीके का दिख रहा है? फिलामेंटस टाइप का दिख रहा है, राइट. और इस फिलामेंटस में कुछ आपको ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जिनको कोनिडिया और स्पोर्स बोलते हैं, और ये किसी ना किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है. ठीक है, डायग्राम को दिमाग में रखना तभी आगे समझ आएगा. एक्टिनोमाइसीट्स क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहना ज़्यादा बेटर रहेगा. एक टाइप का प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंटस होता है. समझ रहे हो? ये धागे की जैसी स्ट्रक्चर, ये फिलामेंटस होता है. अब ये बात दिमाग में रखना, हम आगे पढ़ेंगे भी. फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है फंजाई की, राइट. यही फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आपस में जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है, ये कैसा लगता है? जैसे कि फंगल माइसीलियम हो, जैसे फंजाई हो. क्यों है फंजाई की जैसे सिमिलैरिटी? बिकॉज इसमें जी फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि फंजाई में नज़र आती है. ठीक है, तो इनकी इसी फीचर की वजह से इसको रिजेंबलाइज किया गया है फंजाई के साथ. ठीक है, ये फिलामेंट्स निकले हुए हैं, इसी की वजह से इसे रे फंजाई भी बोल देते हैं, रे बैक्टीरिया बोला जाता है, थ्रेड बैक्टीरिया बोला जाता है. ठीक है, बट इसको जब इसकी आप ऑफकोर्स ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, जब इसकी रिजेम्बलेंस हमें फंजाई जैसी दिख रही है तो हम फिर इसको बैक्टीरिया में क्यों पढ़ रहे हैं, राइट. तो इसका रीज़न ये है कि इसकी अपीयरेंस ज़रूर हमें फंजाई जैसी लग रही है, बट मैक्सिमम जो इसकी फीचर्स है वो किसकी जैसी है? बैक्टीरिया जैसी. ठीक है, तो इनको ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के साथ ही रखा गया है. और एक्टिनोमाइसीट्स की जो सेल वॉल होती है या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया के जैसे सिमिलराइज फॉर्म में देखी गई है. ठीक है, बट इनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है. ये एक फंजाई की फीचर को ये समझा रहे हैं जिसकी वजह से इनको, एक्टिनोमाइसीट्स को, बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया एक्टिनोमाइसीट्स का. ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ. ये एक टाइप के ट्रू बैक्टीरियाज हैं, फंगस नहीं है. फंगस जैसी अपीयरेंस ज़रूर दिख रही है बट दे आर ट्रू बैक्टीरिया. इनको एक्टिनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ठीक है, और एक टाइप के ये डिकम्पोजर्स होते हैं. अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, तो इनकी अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स. राइट, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा फर्स्ट, दे आर यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर होते हैं. ये चीज़ तो नोन है भाई, किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर है. ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं. ये ब्रांच्ड होते हैं. फिलामेंट्स में से ब्रांच निकल रही थी ना साइड में से, ये ब्रांच्ड होते हैं. फिलामेंटस होते हैं, राइट. फिलामेंटस होते हैं, और इसी फिलामेंटस की वजह से किसके साथ अपनी रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं? फंगस के साथ. ठीक है, तो यहां लिख देते हैं विच रिजेम्बल फंगल माइसीलिया, जो कि फंगल माइसीलिया से अपनी रिजेम्बलेंस शो करते हैं. ठीक है, अब ऑकरेंस की अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूबिक्यूटस होते हैं. इस बात को आप याद रखना, ऑलमोस्ट हर जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, हर जगह ये मिल जाते हैं.
फाउंड एवरीवेयर, यूबिक्यूटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, राइट। ये यूबिक्यूटस होते हैं, बट मोस्टली अगर हम इनकी बात करते हैं तो मोस्टली ये कहाँ मिलते हैं, सॉइल में, मोस्टली ये मिलते हैं सॉइल में, राइट। मोस्टली ये सॉइल में मिलते हैं और मरीन कंडीशंस में मिलते हैं, राइट। ये मरीन कंडीशंस में भी मिलते हैं, सॉल्टी कंडीशंस में, ठीक है। यहां लिख देते हैं others in marine habitats, राइट। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मरीन हैबिटेट में मिल गए, और भी जगह मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में जो मैन्योर आप फील्ड्स में डालते हो, क्रॉप के लिए ऐड करते हो, उस मैन्योर में बहुत से फूड प्रोडक्ट्स भी है जिनमें आपको एक्टिनोमाइसीट्स मिल सकता है फूड प्रोडक्ट्स में, या कोई भी सबस्ट्रेटम, कोई भी सरफेस, कोई भी सरफेस, कोई भी सबस्ट्रेटा that is rich in dead ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये एक टाइप के डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जहां पर भी होगा, जिस सरफेस में अवेलेबिलिटी होगी, वहां पर आपको एक्टिनोमाइसीट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और मैंने बोला था, ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बोला था कि ये एक और नाम से जाने जाते हैं, ऑल्सो नोन एज बोला। अब वो और क्या क्या नाम है, तो ऑल्सो नोन एज में आ जाते हैं थ्रेड बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है। इसको रे बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडियल होता है, रेज की तरह निकला है ना, जैसे सन में से रेज निकली रहती है, उसी तरीके से ये भी कॉलोनीज इसकी बाहर को निकली हुई है, तो इनको रे बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, राइट। समझ आ रही है बात, ओके। अब आ जाता है, इनको रे फंजाई भी बोल देते हैं क्योंकि फंजाई जिसे सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं ये अपीयरेंस में, तो इनको रे फंजाई भी कह दिया जाता है, ठीक है। और आ जाता है मोस्ट ऑफ दैम जो होते हैं इसमें are showing facultative anaerobic, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ये मिला तो ये, वरना कुछ और, ठीक है। यानी कंपल्सरीली वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये मिलता है तो ये, वरना कुछ और, अपने डिपेंडेंस को वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है वैसे तो ये एरोबिक है, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए सरवाइव करने के लिए, बट अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, उस केस में ये कैसे रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, एनारोबिकली भी ये रह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक फीचर है कि ये एनारोबिकली भी रह सकते हैं, राइट। अदर फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो अदर फीचर्स में आ जाता है कि एक्टिनोमाइसीट्स के अगर हम साइज की बात करें तो इनका जो डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है। यूजुअली इनका जो साइज होता है इन डायमीटर्स, वो साइज होता है 1 to 2 माइक्रोन मीटर, इतने छोटे होते हैं ये, ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। जनरली ये रॉड शेप होते हैं, दे जनरली possess अ रॉड शेप, देख चुके हैं हम, रॉड शेप के होते हैं नॉर्मली, तो ये फिलामेंटस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, विद अ फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर, राइट।
जो इनका फिलामेंट होता है उनमें एक एसिड होता है, ठीक है, और वो एसिड कौन सा है जो फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है? म्यूमेरिक एसिड। म्यूमेरिक एसिड इनके फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी मोस्टली तो ये एरोबिक होते हैं, राइट, बट कभी कभी समटाइम्स ये एनारोबिक की तरह भी बिहेव करते हैं वो, पर समटाइम्स कब है? जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, तभी एज अ एनारोब बिहेव करेंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया? फैकल्टेटिव वर्ड, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, राइट। अब एक और बात इनकी आ जाती है, इनके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल या इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलराइज होते हैं बैक्टीरिया की तरह। तो इनके अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो इनके सेल वॉल में भी एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइकोलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? इनकी सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट एसिड इज कॉल्ड एज माइकोलिक एसिड, ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन की जनरल हम बात करें अगर इनके अंदर, तो ये स्लो ग्रोअर्स कहलाते हैं, क्योंकि बड़ा स्लोली ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए इनको स्लो ग्रोअर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी कम और फंजाई से भी कम, इनकी ग्रोथ का जो रेट है बहुत ही स्लो है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्लो ग्रोअर्स, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज है एक्टिनोमाइसीड्स की, मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज जो एक्टिनोमाइसीड्स की हैं वो किस तरीके की हैं? आर यूजुअली नॉन मेटाइल, चल नहीं सकती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कैसी हैं? और हैं नॉन कैप्सुलेटेड। किस तरीके की हैं? नॉन कैप्सुलेटेड। आपको थोड़ा सा याद हो प्रीवियस क्लास का, तो मैंने आपको बोला था कि जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो पॉइजन क्रिएट करते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। बट अगर हम यहाँ का बात करते हैं तो ऐसा नहीं है यहाँ पर पैथोजेनिक नहीं होते हैं, बट ये कहा गया मेजॉरिटी जो है स्पीशीज की वो कैसी है? नॉन मेटाइल है, अपने आप कहीं नहीं जा सकते, नॉन कैप्सुलेटेड यानी कि वो पैथोजेनिक भी नहीं है, ठीक है। और नॉन एसिड फास्ट है। नॉन एसिड फास्ट मतलब जो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इनकी ग्रोथ की अगर हम और बात करते हैं तो ऑप्टिमम ग्रोथ जो है इनकी, अगर आप देखना चाहो लैब में एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो जो ये ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं वो एल्कलाइन पीएच पर शो करते हैं। किस पर? एल्कलाइन पीएच पर ही अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स में बता चुकी हूँ नॉर्मली कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और फिलामेंट्स की अगर और हम बात करना चाहें तो फिलामेंट्स बहुत पतले होते हैं, थिन, बहुत पतले होते हैं, एसेप्टेट होते हैं नॉर्मली, यानी उनके बीच में किसी टाइप की सेपरेटिंग वॉल नहीं होती है, ठीक है। और ये जो एक्टिनोमाइसीड्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में ये लाइन बोली थी मैंने आपको, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग टेक्निक थी, ठीक है। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक होते हैं ये, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक का मतलब होता है जो केमिकल के ऊपर सरवाइव करे, क्योंकि डेड डिकेइंग पर सरवाइव कर रहा है नहीं है, तो ये केमिकल के ऊपर सरवाइव करने वाला है, इसीलिए इसको कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक, यानी केमिकल से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करना, ऐसो को हमने क्या बोला? कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। और क्योंकि डिकम्पोजर्स हम इनको बोल रहे हैं तो ये सेप्रोट्रॉफिक नेचर के तो है ही, राइट, ये सेप्रोट्रॉफिक नेचर के तो है ही, तभी तो हम इनको डिकम्पोजर्स बोल रहे हैं, क्लियर। और फीचर आ जाती है इसमें क्या, कुछ स्पीशीज जो होती हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था क्या, नॉन कैप्सुलेटेड, तो जो कुछ स्पीशीज हैं इसकी, वो सम स्पीशीज आर
पैथोजेनिक भाई, जिनके ऊपर कैप्सूल है वो तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो स्पीशीज से इन्फेक्शन कॉज करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो पैथोजेनिक है एंड दे कैन कॉज डिसीजेस। और वो डिसीजेस किस तरीके की हो सकती हैं? मैक्सिमम वो डिसीजेस हो सकते हैं स्किन डिसीजेस, और भी होती हैं बट मैक्सिमम जो केसेस देखे गए हैं वो किसके देखे गए हैं? स्किन डिसीजेस के। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते तो नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन हम देखें तो ये रिप्रोडक्शन किस तरीके का शो कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका, वो किन किन टेक्निक से हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, राइट, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, या फिर जो कॉनिडिया है इसके या ऊडिया फॉर्मेशन है उसके थ्रू भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतने में कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस इसमें जनरली नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। छोटी सी लाइफ साइकिल है इसकी, लाइफ साइकिल और देख लेते हैं इसकी, उसके बाद इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद बाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले वो स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन, राइट। सेकेंड स्टेप है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास कॉइलिंग, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉइलिंग। नेक्स्ट है सेप्टेशन, सेप्टा का बनना। देन स्पोर मैच्योरेशन, राइट। सेप्टेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर मैच्योरेशन एंड लास्ट इज रिलीज ऑफ स्पोर, राइट। अब इनको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिनोमाइसीड्स। अब लाइफ साइकिल को हमने अभी देखा था कि लाइफ साइकिल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में हमने उसको ब्रेक कर लिया टू इजीली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब वो कौन कौन से? जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, कॉइलिंग, सेप्टेशन, स्पोर मैच्योरेशन, रिलीज ऑफ स्पोर। अब वन बाय वन बात करते हैं। तो जर्मिनेशन जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेप है, उस जर्मिनेशन में क्या होता है? उस जर्मिनेशन में क्या के जो स्पोर्स होते हैं एक्टिनोमाइसीड्स के, वो इन्वायरमेंट में ऐसे कैसे पड़े रहते हैं? फ्री स्पोर की तरह। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो फ्री स्पोर की तरह इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। ठीक है, जब तक कि इनमें जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक ये डॉर्मेंट रहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन कब स्टार्ट होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट हो सके। जैसे इस फ्री स्पोर को जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये क्या स्टार्ट कर देगा? इसके बाद सेकेंड स्टेप इसमें आ जाएगा क्या? जर्म ट्यूब बनाएगा ये अपने अंदर। ये हो गई है जर्म ट्यूब। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ये जर्म ट्यूब बनाएगा। तो ये जर्म ट्यूब बनना शुरू हो गई। इतना जो स्टेप था, ये इतना स्टेप हमारा क्या है? ये इतना स्टेप हमारा है जर्मिनेशन। क्या है ये स्टेप हमारा? जर्मिनेशन, राइट। जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन के बाद सेकेंड स्टेप है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ में अब ये भाई फ्री स्पोर है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल रही हैं तो आप इतना तो समझोगे इसे कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो मिला होगा जिससे चिपक के पड़ा होगा, ये हवा में ऐसे तो उड़ नहीं रहा होगा। तो ये हो गया है सबस्ट्रेट।
कोई भी सबस्ट्रेट जहां से इसको फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हो पा रही, जिसके ऊपर आकर ये गिरा है, कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई प्लांट की सरफेस भी हो सकती है, कोई डेड डिकेइंग, कोई भी बेकार की चीज जो है, ऑर्गेनिक मैटर रिच जो है उसके ऊपर जाके गिरा, तो ये क्या चीज है, ये इसकी है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर ये गिरा, वहां पर सबसे पहले इसने क्या किया, अभी गेम होना जर्म ट्यूब के थ्रू, तो ये जर्म ट्यूब जैसे ही बन जाती है वैसे ही क्या शुरू हो जाती है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ। उसमें क्या है कि अब जिस भी सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, उस सबस्ट्रेट से जर्म ट्यूब की हेल्प से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है सबस्ट्रेट हाइफी। क्या बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट हाइफी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट हाइफी का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ये सबस्ट्रेट हाइफी बन गए हैं। ठीक है, कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि पहले जर्म ट्यूब बनी, ठीक है, जर्म ट्यूब बनने के बाद फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने शुरू हो गए, जिनको क्या बोल सकते हैं हम, इनको प्राइमरी माइसीलियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था माइसीलियम क्या होते हैं, माइसीलियम होते हैं कि फंगस के अंदर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इकट्ठी होती है उनको माइसीलियम बोलते हैं। और भी सिंपल एग्जांपल अगर आप उसका लेना चाहो तो जैसे मैगी खाते हो ना, मैगी का एक जो नूडल है, मैगी का एक जो नूडल है उसको हमने बोल दिया हाइफी, हाइफा। ठीक है, HYPHA, हाइफा। ठीक, जब बहुत सारे नूडल्स हैं इकट्ठी कटोरी में, आपके पास बहुत सारे स्ट्रेट नूडल्स हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम। वही बात है कि जब सबस्ट्रेट पे फ्रीज पोर पड़ा हुआ था, जर्म ट्यूब की हेल्प से इसने क्या किया, प्राइमरी माइसीलियम बनाने शुरू कर दिए, और जैसे प्राइमरी माइसीलियम बने उनको क्या नाम दिया गया, सबस्ट्रेट हाइफी। ठीक है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ही चल रहा है। दूसरा काम क्या हुआ, अभी तो नीचे की तरफ सबस्ट्रेट की तरफ इनमें ग्रोथ हुई है, तो इसको प्राइमरी माइसीलियम बोल दिया। साथ के साथ एक और टाइप के माइसीलियम बनने शुरू हो जाएंगे, पहले प्राइमरी बनेंगे फिर सबस्ट्रेट के ऊपर भी माइसीलियम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास हो गए प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, जो सबस्ट्रेट से ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये हो जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम हो गया। ठीक है, दोनों की ग्रोथ हो गई। भाई प्राइमरी माइसीलियम को तो हमने सबस्ट्रेट हाइफी बोला, और जो सेकेंडरी माइसीलियम है उनको कहा जाएगा एरियल हाइफी। राइट, उनको क्या बोलेंगे हम, एरियल हाइफी। ठीक है, सबस्ट्रेटम के ऊपर जो बन रहा है वो एरियल हाइफी है, सेकेंडरी माइसीलियम है, और जो सबस्ट्रेटम के नीचे बना वो प्राइमरी माइसीलियम है, जिसको सबस्ट्रेट हाइफी भी बोला गया। क्लियर। उसके बाद अब एरियल हाइफी बन चुके हैं। इतनी स्टेज जो थी ये क्या थी, वेजिटेटिव ग्रोथ। ये क्या हो गई, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। ये जो पूरी है ये क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज होगी। क्लियर, वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉइलिंग। तो अब उससे पहले हम क्या करते हैं, ये बहुत सारे हाइफी हैं, इनमें से किसी एक हाइफी को ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, कोई एक हाइफी उठा लो, जैसे हमने सिर्फ एक ये वाला हाइफी उठा लिया, एरियल हाइफी। ठीक है, एक हाइफी उठा लिया। राइट, अब ये जो हाइफी लिया, ये जो एरियल हाइफी लिया, राइट, क्या है ये, एरियल हाइफी। ये जो एरियल हाइफी लिया है, ये एरियल हाइफी में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा जिसको कहा जाएगा कॉइलिंग। कॉइलिंग में क्या होता है कि जो एरियल हाइफी है, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये अपने आप ही क्या, जिससे स्प्रिंग होती है ना उसकी तरह ही अपने आप को स्पाइरल बनाना शुरू कर देता है, लपेटना शुरू कर देता है अपने आप को। ठीक है, स्पाइरल शेप में आ जाता है कौन, एरियल हाइफी। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये कैसी शेप है, स्पाइरल शेप। किस में आई ये स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप आई है एरियल हाइफी में। कब आई, जब कंडीशंस हैं अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये स्टेज क्या हो गई, ये स्टेज हो गई है कॉइलिंग।
क्लियर। ये स्टेज क्या हो गई है, कॉइलिंग। नेक्स्ट आ जाता है सेप्टेशन। सेप्टेशन में क्या होगा, आप देख सकते हो इसमें कॉइल वाला मीटिंग पॉइंट एक ये है, कॉइल वाला मीटिंग पॉइंट एक ये है। अभी तो अगर हम कॉइल की बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करें, तो भले ही उसमें कितने भी टर्न्स हो, उसे खोलेंगे तो स्ट्रेट फॉर्म में हम उसे ला सकते हैं, राइट। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये है कि काफ़ी समय तक ऐसे रहने की वजह से ये जो कॉइलिंग वाला मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर सेप्टा बनना शुरू हो जाता है, दीवार बननी शुरू हो जाती है, डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये हो गया, ऐसे अगर ऊपर भी होगा तो वहाँ भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेप्टम बनने शुरू हो जाएंगे। ये कहाँ होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, ठीक है। सेप्टा बनने शुरू हो जाएंगे, और जब सेप्टा बनने शुरू हो जाएंगे तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेशन, ठीक है। उस स्टेज को हम बोलते हैं सेप्टेशन। तो सेप्टेशन हुआ, यहाँ सेप्टा बनने शुरू हो गए, वॉल बननी शुरू हो गई है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जिसको हम बोलेंगे स्पोर मैच्यूरेशन। स्पोर मैच्यूरेशन में क्या होगा, स्पोर मैच्यूरेशन के अंदर अब सेप्टम की वजह से क्या हुआ, ये अलग 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 बहुत सारे डिवीजन में आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी। वही डिवीजन बाद में जाकर ऐसे अपीयर होते हैं और इन्हीं को बोल देते हैं फिर क्या, स्पोर्स। इनको बोल देते हैं फिर स्पोर्स। क्या हुआ कि जब सेप्टम बने तो सेप्टम की वजह से जो कॉइल्स थी, उन कॉइल्स ने कैसी फॉर्म ले ली, स्पोर्स की फॉर्म ले ली, ठीक है। अब टाइम क्या हो गया है, अभी होगा एक के ऊपर एक स्पोर, एक के ऊपर एक स्पोर, क्योंकि कॉइलिंग तो ऐसे ही हुई थी ना, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगी, चेन ऑफ स्पोर्स मिलेगी। बहुत सारे स्पोर्स एक चेन की फॉर्म में अरेंज है, और यही स्पोर्स की फॉर्म की जो चेन है, यही क्या बना देती है, एक टाइप का फ्रेगमेंट, ठीक है। तो स्पोर्स किससे बने, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन मतलब इनमें सेप्टम बनने शुरू हो गए, फ्रेगमेंट्स बनने शुरू हो गए, या अगर हाइफी बहुत ज़्यादा फूल जाती है तो फूलने की वजह से उनमें अपने आप सेप्टम बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या बनते हैं, चेन ऑफ स्पोर्स बनती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये स्पोर मैच्यूरेशन का स्टेप हो गया, ठीक है, ये स्पोर मैच्यूरेशन हो गया। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ही क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये स्पोर्स पहले एक हाइफी से फिर दूसरे से, इस तरीके से एक 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 करके ये डिटैच हो जाएंगे और इन्वायरमेंट में उड़ जाएंगे, ठीक है। और जहां भी जाकर गिरेंगे वहां पर ये देखेंगे कि क्या वहां हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि ये अपनी लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू रख सके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिनोमाइसीट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको लैब में कल्चर कराने की क्या ज़रूरत है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारी फील्ड्स में है, जैसे कि बायोपेस्टिसाइड्स में इसकी इम्पोर्टेंस है, राइट। बायो का मतलब लिविंग, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पेस्ट को किल करने के लिए दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, उनको बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हैं। बायो कोरोजन में इनका बड़ा स्पेशल रोल है, राइट। फिर इनका प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की तरह भी इनको यूज किया जा सकता है, फाइटो हार्मोन्स जिनको हम बोल देते हैं, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी इसकी एक बहुत खास फीचर है। बायोमेडिकल यानी अलग अलग दवाइयाँ बनाने में भी इनको, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलते हैं, वो बायोमेडिकल कैटेगरी में ही आएगी। बायो रेमेडिएशन, इस टेक्निक में भी एक्टिनोमाइसीट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूज में भी इसको ले रहे हैं, ठीक है।
और एग्रो एक्टिव कंपाउंड्स के लिए भी किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए जो कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम एग्रो एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। तो एग्रो एक्टिव कंपाउंड्स के फॉर्म में भी इनको यूज़ किया जाता है। देख रहे हो, कुछ ही पैथोजेनिक हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, अदरवाइज हमें इतना हुनर है कि हम इन पैथोजेनिक को या जो सही है उनको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा। पहला जैसे मैंने आपको बोला बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, ये बायोपेस्टिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या है कि आपने सुना होगा कि भाई इस तरीके के इंसेक्ट आकर हमारी फसल पर लग गए, उन्होंने पूरी की पूरी फसल खराब कर दी। सुना होगा ना कि हमारी फसल पर आकर लग गए, पूरी की पूरी फसल को खराब कर दिया है। नाउ किसान का कितना बड़ा नुकसान और उससे जुड़े हुए लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो गया है, राइट। तो उसके लिए उस कंडीशन में अगर हम सोचते हैं तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स, यानी ऐसी दवाइयां बनाओ जो कि उन इंसेक्ट्स के अटैक को रोक सके, उनको किल कर सके। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मस्का डोमेस्टिका का आपने नाम सुना हो, मक्खियां, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका या क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं, ये जब अटैक करते हैं ना तो ये पूरी की पूरी फसल को खराब कर देते हैं। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए ये एक्टिनोमाइसीड्स के थ्रू पेस्टिसाइड्स बनाए गए हैं जो कि 90% इंसेक्ट्स को जब वो अपने लार्वल या प्यूपल स्टेज पर है ना, अभी बनने ही शुरू हो रहे हैं, उसी स्टेज पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये बायोपेस्टिसाइड का बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। फिर आ जाता है बायोकोरोजन। बायोकोरोजन का मतलब है कि एक्टिनोमाइसीड्स जो होते हैं एक टाइप की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जो पैथोजेनिक या प्लांट में डिसीज कॉजिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उन पर अटैक करते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं, उनके लिए, उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं और एक्टिनोमाइसीड्स, ठीक है, और उनको बायोकोरोजन के थ्रू उन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो वहाँ रहेंगे भी तो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू। यानी ये बायोकोरोजन में क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो कि कैसे काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस की तरह, जो किसके ऊपर अटैक करेंगे, पैथोजेनिक या फाइटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अब आ गया प्लांट हार्मोन्स के केस में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन की तरह भी ये काम करते हैं, या आप ये कह सकते हो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने में भी ये काम करते हैं। कैसे, ये स्टार्टिंग में बोला था यूबिक्यूटस होता है, हर जगह मिलता है, पर मैक्सिमम कहाँ मिलता है, सॉइल के अंदर, राइट। तो एक्टिनोमाइसीड्स क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसीड्स ये करेंगे कि ये सॉइल के अंदर है, वहाँ पर कुछ फाइटो हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो इसने चीजें बनाई हैं, अगर वहां कोई फाइटोपैथोजन होगा या कोई पेस्ट होगा, उसे रोकेंगी, ठीक है। ये प्लांट ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक। अब जो मैंने अभी एक लाइन बोली कि जो फाइटोपैथोजन्स होते हैं या पेस्ट होते हैं, उनको कैसे रोकेंगे, ये उनसे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट को। कैसे, ये एक टाइप का एसिड रिलीज करते हैं, जो एसिड क्या है, सुना होगा आपने, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये इंडोल एसिटिक एसिड और साइडरोफोर, और सॉल्युबलाइज फॉस्फेट्स को बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पेस्ट को और पैथोजेंस को रोकने का काम करेंगे, ठीक है, इनकी वजह से।
ये एक्टिनोमाइसीट की ही फीचर है कि वो इन सारी चीज़ों को बना सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है बायोमेडिकल। मैंने जस्ट आपको बोला बायोमेडिकल में तो भाई बहुत ज़बरदस्त इनका यूज़ है। और वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ कैसे है, वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ ऐसे है कि तरह तरह की दवाइयाँ बनाने में, बेस्ट एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका बड़ा स्पेशल रोल है। कुछ एंटीबायोटिक्स के हम नाम लिख सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स के हम नाम लिख सकते हैं, वो क्या क्या है। एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं हमारे क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, आ जाता है, नोवोबायोसिन आ जाता है, बायोसिन। ठीक है, एम्फोटेरिसिन आ जाता है, और भी बहुत सारे, नियोमाइसिन बड़ा फेमस है, ये तो बहुत सारी मेडिसिन में हमके डॉक्टर दे देते हैं। ठीक है, नियोमाइसिन होंगे, इस तरीके के बहुत सारे हो गए। ठीक है, अगर इन एंटीबायोटिक्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पता करना चाहो तो हम जैसे टेट्रासाइक्लिन के बारे में बात कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन है या फिर इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन या इरिथ्रोमाइसिन, इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो इनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल राइबोसोम्स को अटैक करती है। और ठीक है, इनका टारगेट क्या होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम्स, इनके होते बैक्टीरियल राइबोसोम को ही खत्म कर देंगे, कोई प्रोटीन ही नहीं बचेगा। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को क्योर करना, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को क्योर करना इनका काम है। ठीक है, ये इनका काम हो गया। ठीक है, एक होती है वेंकोमाइसिन, एक हो गई वेंकोमाइसिन। अब जो वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसका काम क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल को अटैक करता है। और जब सेल वॉल खत्म तो उसको किल करना आसान होता है। बेसिकली किस पर अटैक करता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम सुना, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है, दैट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल पर अटैक करता है। ठीक है, रेपामाइसिन है एक, रेपामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, राइट। रेपामाइसिन क्या है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज की जाती है। जब एक बॉडी से पार्ट को दूसरे बॉडी में, मतलब एक बॉडी से ऑर्गन को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, तो इस ट्रांसप्लांटेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी तरीके का माइक्रोबियल अटैक ना हो और ट्रांसप्लांट वो इजीली सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। एक और है जैसे एड्रियामाइसिन है, यहाँ लिख देते हैं एड्रियामाइसिन। एड्रियामाइसिन जो है ये कैंसर को ट्रीट करती है, ट्रीट्स कैंसर। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एक्टिनोमाइसिड्स रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो। तो बायोमेडिकल यूज तो इसका ज़बरदस्त है। फिर एक आ जाता है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन क्या है, बायोरेमेडिएशन का मतलब है कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको डिग्रेड कर, या कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ही कॉज करेंगे, तो ऐसी चीज़ों को डिग्रेड करने का काम एक्टिनोमाइसिड्स करते हैं। इसी को कहते हैं बायोरेमेडिएशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे हेमी सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, उनको डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। या फिर जो टॉक्सिक कंपाउंड है इन्वायरमेंट के अंदर, उनको डिग्रेड कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या है, जितने भी वेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बायोडिग्रेड कर देते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं, साथ में उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात, एक्टिनोमाइसिड्स बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं, यानी कि करीब 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं, जिसमें नॉर्मली कंपोजिटिंग प्रोसेस जो होता है नहीं हो पाता है।
तो सोचो कंपोस्ट में बहुत बड़े बड़े माइक्रोब्स होते हैं, बड़े बड़े कह रही हूँ, बहुत डेंजरस बहुत सारे तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, ये उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में स्टे कर सकता है, एक्टिनोमाइसीट्स, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत है इसका, जैसे बायोमेडिकल यूज़ बहुत है, ऐसे इंडस्ट्रियल यूज़ है। इंडस्ट्रियल यूज़ में एक्चुअली ये बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स बना सकता है, जैसे काइटिनेज, अमाइलेज, कैटालेज, सेलुलेज, लाइपेज, बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स बना सकता है। और इन एंजाइम्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अमाइलेज स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरत होती है इसकी, तो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। या फिर आप सेल्यूलेजेस ले लीजिए, एनिमल फीड इंडस्ट्री, जानवरों के जो भूसे की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सेलुलेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। लाइपेज है, दवाइयों में या फिर डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज जो थी वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है इसका, ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, प्रोड्यूसेस सेवरल एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स के थ्रू अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और वो एंजाइम्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइपेजेस हो सकता है, सेल्यूलेजेस हो सकता है, एमाइलेज हो सकता है, एक्सेट्रा, राइट। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके रोल के हिसाब से इनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एग्रोएक्टिव कंपाउंड्स। एग्रोएक्टिव कंपाउंड्स मतलब क्या है, एग्रोएक्टिव कंपाउंड्स मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, अब सिंपल टर्म्स में आप ये समझो कि हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन अब से पहले कई क्लासेस में पढ़ा है, आई थिंक 7th या 8th से स्टार्ट हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है कि प्लांट्स नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे हो गए, मतलब जो नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते फॉर देयर प्रोसेसेस, उस केस में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो नाइट्रेट नाइट्राइट में, और फिर उसको प्लांट यूज़ कर सके, ठीक है। बट ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही होता था नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है तो उनके लिए राइजोबियम, राइजोबैक्टर इस टाइप के बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो लेग्यूमिनस नहीं हैं, उनके अंदर भी, पर उनके अंदर रूट नोड्यूल है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना है, राइट। तो कहने का मतलब ये एग्रोएक्टिव कंपाउंड की तरह यूज़ करते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है, उन प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के साथ ये चिपक कर सिम्बायोसिस परफॉर्म करते हैं, यानी एज अ सिम्बायोंट रहते हैं, और एज अ सिम्बायोंट रहकर ये क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम मेरी मदद करो, ठीक है। एज अ सिम्बायोंट रहते हैं। ये क्या करता है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए, और प्लांट उसके बदले इसको क्या मिलता है, इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, इसका भी पेट भर जाएगा, प्लांट का भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक टाइप का एक्टिनोमाइसीट है, ठीक है, जो कि सिम्बायोंट की तरह काम करता है, जो कि रूट नोड्यूल को प्रमोट कराता है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके प्लांट के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिनोमाइसीट्स। आप ठीक से इस लेक्चर को देखना, कोई डाउट हो आप पूछना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिनोमाइसीट्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।